वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 25वें वीडियो के साथ केंद्रक की संरचना। तो ध्यान देना, अब तक हमने कोशिका में पाए जाने वाले एकाई झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले और झिल्ली रहित कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया। अब आता है इसका जो वास्तव में ब्रेन ऑफ सेल, जिसे हम कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में इसका अध्ययन आता है, केंद्रक की संरचना। केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक। आपने सुना होगा खूब कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। कई भैया ने कमेंट्स किए थे कि किताब में तो ल्यूवेनहॉक ही दे रखा है, जबकि ल्यूवेनहॉक ने तो जंतु कोशिका मतलब जीवित जंतु कोशिका खोज की थी। ध्यान देना, शुक्राणु को देखा, जीवाणु को देखा उसने 1671 में, 1671-74 में। अब देखेगा वास्तव में जो खोज की थी, एक्चुअली में खोज का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक को 1665 में। तो कोशिका खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में उल्लेख किया था कि ऐसे यदि ओक ट्री या कॉर्क प्लांट की स्लाइस काटी जाए तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई देंगे। उन कोष्ठों को क्या नाम दिया इसने? सेलुला, बाद में सेल कहा गया। तो रॉबर्ट हुक कहाँ के थे? ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के। रॉबर्ट ब्राउन भी ब्रिटेन के ही हैं। तो इन्होंने कोशिका में केंद्रक की खोज कब की? आप देख लीजिएगा, कोशिका में 1665 में तो कोशिका खोज हुई थी, ध्यान देना। और जीवित कोशिका खोज 1671 में। कुछ किताबों में 71 है, कुछ में 74 है। 74 देख लीजिए, आपके शायद किताब में 74 दे रखा होगा, सन देते नहीं है ज़्यादातर। तो आपको देखना एनसीईआरटी के अंदर 74 होगा जहाँ तक मेरे हिसाब है। और इसमें रॉबर्ट हुक, तो इसके बीच में कितना अंतर होगा? मुश्किल से 9 साल का, नहीं है क्या? अब देखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, देख लीजिए आप, कितने साल बाद केंद्र की खोज की कोशिका में? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, भूरे, ब्राउन माने भूरा, और एक कुक था रॉबर्ट हुक लाइक, कोशिका खोज करने वाला हुक, और भूरा ब्राउन, दोनों के नाम सेम है लगभग, केवल जातियों में अंतर है, उपजातियों में। एक था रॉबर्ट हुक और एक था ब्राउन। तो ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। तो सबसे पहले केंद्रक की परिभाषा क्या है? केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्रक सॉरी, तो ध्यान से देखना, दोहरी झिल्ली, कौन झिल्ली होती है? 2 झिल्लियां, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध प्रोटोप्लाज्म काय, ध्यान देना, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध प्रोटोप्लाज्म काय या जीव द्रव्य काय, जो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं आनुवांशिक सूचनाओं को निहित रखता है, केंद्रक कहलाता है। दोबारा सुने कि दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिका द्रव्य काय या जीव द्रव्य काय या प्रोटोप्लाज्म काय, जो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं कोशिका, क्या बोलेंगे, समस्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं क्या करता है? ये आनुवांशिक सूचनाओं को निहित रखता है, क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। तो परिभाषा देखो इसकी, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध प्रोटोप्लाज्मिक काय या कोशिका द्रव्य काय या प्रोटोप्लाज्मिक काय भी कह सकते हैं इसको हम, प्रोटोप्लाज्मिक काय या प्रोटोप्लाज्म काय, इसको हिंदी में लिखो आप, बेटर रहेगा। जीव द्रव्य काय, जीव द्रव्य काय अर्थात जीव द्रव्य में पाया जाने वाला काय। प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं, जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, सोम माने काय। तो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध जीव द्रव्य काय जो
क्या कार्य करेगा? जो कोशिका की उपापचय क्रियाओं, जो कोशिका की उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और आनुवांशिक सूचनाओं को निहित रखता है, और आनुवांशिक सूचनाओं को निहित रखता है, केंद्रक कहलाता है। तो ध्यान देना, समस्त उपापचय क्रियाओं का कोशिका, क्या परिभाषा होती है कोशिका की? केंद्र की परिभाषा हमने आपको दी है, तो क्या परिभाषा होती है कोशिका की? बताओ। कोश का शब्द आया है, कोशिका तंत्र पढ़ रहे हैं हम, खूब पढ़ गए आप लोग। कोशिका सुनो ध्यान से, सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम, क्रियात्मक, संरचनात्मक, आनुवांशिक आधारभूत इकाई कोशिका कहलाती है। ध्यान देना, क्योंकि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलकर बना होता है। कोशिका की उपस्थिति के आधार पर ही जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ध्यान देना, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। हम बहुकोश के जीव हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम, रचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवांशिक आधारभूत इकाई होती है। इसको हम सूक्ष्मतम क्यों कहते हैं? क्योंकि सब छोटी इकाई होती है। रचनात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिकाएं मिलकर ऊतक, ऊतक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंगतंत्र, और अंगतंत्र मिलकर क्या बनता है? जीव बन जाता है, शरीर। इसलिए क्या कहलाती है? संरचनात्मक इकाई होती है। अब आती है कोशिका सजीवों का शरीर क्रियात्मक, सारी क्रियाएं देख लीजिए आप। कोशिका में कितने सारे केंद्र क्या हैं? कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में कोशिकांग हैं। तो कोशिका सजीवों के शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात सारी क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं करती है, पूरी उपापचय क्रियाएं। हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं, श्वसन, पाचन, पोषण, औषधन, सब किस्म होता है, कोशिका के अंदर होता है। और आनुवांशिक शब्द है, आनुवांशिक इकाई होती है, अर्थात इसमें आनुवांशिक क्या पाया जाता है? केंद्रक, जो हम पढ़ रहे हैं, आनुवांशिक केंद्र, जिसमें क्या होते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र पर क्या होते हैं? जीन। गुणसूत्र पर जीन रेखी क्रम में होते हैं। और कहाँ जाते हैं? आनुवांशिकता शब्द आया है, आनुवांशिकी आती है। तो गुणसूत्र बस का कार्य करते हैं। बस में बैठ करके जीन जाते हैं एक पिंडी से दूसरी पिंडी में, जिस प्रकार बस होती है ना, बस में बैठ करके कहाँ जाते हैं? तो इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे अलवर से दौसा बैठ कर गए सब आराम से मौजी खाते हुए, खेतों को देखते हुए। तो ध्यान दीजिएगा कि गुणसूत्र केवल वाहक का कार्य करते हैं, जीनों के वाहक का। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, अर्थात 23 जोड़े। अब 23 जोड़ों में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं साहब, 30,000 करीब जीन पाए जाते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है? कोशिका सजीवों के शरीर की आनुवांशिक इकाई होती है। तो सबसे मेन जो चीज़ है कोशिका का केंद्रक, तो क्यों कहा? क्या परिभाषा है कि दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है? ये दोहरी झिल्ली से परिबद्ध जीव द्रव्य काय या प्रोटोप्लाज्म काय, जो कोशिका की उपापचय क्रियाओं, अर्थात कोशिका की समस्त उपापचय क्रियाओं, ये भी कह सकते हैं हम, जो कोशिका की समस्त उपापचय क्रियाओं, समस्त उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और आनुवांशिक सूचनाओं को निहित रखता है, केंद्रक कहलाता है। आप ध्यान देना, क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। आगे देखिएगा, केंद्रक को खोज किसने की? खोज देखो आप, खोज, केंद्रक की खोज ब्रिटेनी वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में की गई। तो इसमें आप देख लें, आप केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई 1831 में। कोशिका की खोज के कितने साल बाद? लगभग करीब, घटा लीजिए आप,
घटाना आता है कुछ? देखो 1665 यही है ना, इसमें से ये निकाल दो 1831 में से, ऐसे होगा कुछ। कितने बचे? 7 हैं या 6? 6। मेरी गणित कमजोर है, विश्वास करता हूँ। 12, 6 और कितने बचे इधर? 166 साल बाद खोज हुई थी केंद्रक की, 166 साल बाद लगभग बताते हैं। देखो आप लोग, क्या तब तक कोशिका का अध्ययन चल रहा था? देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखेगा आप कि केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। अब आता है कि इसे उपनाम कौन कौन से नामों से जाना जाता है केंद्रक को। तो देखिएगा अन्य नाम, देखो प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपटीशन में आते हैं, बहुत आए हैं, कई बार आए हैं, जवाब देते हैं SSC, RS, IS, उसमें आते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा अन्य नाम, केंद्रक के अन्य नाम कौन कौन से नामों से इसको और जाना जाता है। जैसे आता है ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क निम्न में से किस कोशिकांग को कहते हैं? तो देखो सबसे पहले है ना, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ध्यान देना, जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क क्या कार्य करता है, सारे तंत्र इसी में होते हैं, तो सारे कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। तभी तो और दूसरा नियंत्रण करता है, इसलिए और क्या बोलेंगे इसको? कंट्रोलर ऑफ द सेल। दूसरा देखो, पहला हो गया, इसे कोशिका का नियंत्रक, इसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र भी कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहेंगे इसको? कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, नियंत्रक, पूरा नियंत्रण रहता है इसका कोशिका पर। तीसरा है डायरेक्टर ऑफ द सेल, इसको कोशिका का निर्देशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टर ऑफ द सेल। पूरी कोशिका का नियंत्रण और निर्देशक इसके अंडर में रहता है। जब तक ये नहीं कहेगा तब तक और कार्य कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिएगा जिस कोशिका में से केंद्रक को निकाल दिया जाए, मान लीजिएगा यदि एक कोशिकीय जीवों में से केंद्रक को निकाल दिया जाए तो वो कोशिका, एक जीव मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक कोशिकीय जीव की मृत्यु हो जाएगी यदि एक कोशिकीय जीव में से उसकी कोशिका में से केंद्रक को निकाल दिया जाए तो उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि एक कोशिकीय जीव से अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटामीमा, स्टोलाइटिका, जियार्डिया, बहुत सारे हैं एक कोशिकीय जीव प्रकृति में, प्रोटोजोवन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा यदि उसमें से केंद्रक को निकाल दिया जाए तो वो जीवित मर जाएंगे। तो देखिएगा क्या बोलेंगे इसको? केंद्रक को कोशिका का निर्देशक, कोशिका का निर्देशक, डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ द सेल, कोशिका का निर्देशक भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे स्कूल के डायरेक्टर साहब कौन है पता है क्या आपको? जिसका स्कूल है, हो सकता है कि इसमें प्रिंसिपल साहब भी एक ही हो, डायरेक्टर भी एक ही हो, होते हैं। पर जिसके निर्देशन में स्कूल चल रहा है, जिसके स्कूल मालिक हो और प्रिंसिपल भी एक ही हो, जैसे संतोष जी सर, तो पूरे स्कूल उनके नियंत्रण में है, नहीं है क्या? इस प्रकार है मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि
कोशिका का निर्देशक भी कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का निर्देशक भी कहते हैं, ध्यान देना। अब आता है तो 3 नाम देखे। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। इसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र भी कहते हैं, या नियंत्रण रखता है पूरी इसलिए। और केंद्रक को कोशिका का निर्देशक भी कहते हैं। अब आता है प्रश्न कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं। कैरियोलॉजी पूछा जाता है कभी सभी कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, या कोशिका द्रव का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। तो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। तो देखिएगा प्रश्न पूछ जाते हैं, कई बार कंपटीशन में आते हैं। आगे देखो, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी KARYOLOGY कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। आपके तो मात्र एक छोटा टॉपिक है, बड़ी बड़ी किताबें केंद्र के ऊपर, एक को बहुत बड़ी किताबें। आगे आप पढ़ोगे, अध्ययन करोगे तो आपको क्या करना है, आपको बस सब यही करते हैं कि बस नौकरी लग जाए आराम से और दुनिया जाए बाहर में, इसलिए पढ़ते हैं। और वास्तव में यही होता है। फिर भी यदि हमें अच्छे ढंग से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, डॉक्टर बनना है, तो हमें एक गहराई का अध्ययन करना पड़ेगा। एक डॉक्टर जो बनता है, बेटा ध्यान रखना, एक ही चीज़ का अध्ययन करता है, ऐसे नहीं बनते हैं। कोई जो शरीर मिस्टेक हो जाए, नहीं है क्या, आँख में थोड़ा सा यदि कचरा चला जाए तो इंसान देखना भूल जाता है, सब उसमें लगा रहता है ध्यान उसका। यदि बाल चला गया किसी कारणवश, जब तक वो बाल नहीं निकलेगा तो आपका ध्यान पूरा वहीं रहेगा, बाहर हो गई पूरी दुनिया। ये निकलना चाहिए आप। और नाक में फुंसी, नाक कान में फुंसी बड़ी खतरनाक होती है। नाक का बाल होना, सुना होगा मुहावरा आपने। तो कहने का मतलब ये है, हमें एक ही चीज़ का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो आगे देखिएगा, अब आता है इसमें आपके उपस्थिति, किन कोशिकाओं में यह पाया जाता है। ध्यान देना, किन किन कोशिकाओं में यह पाया जाता है। जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि राइबोसोम सार्वत्रिक होता है, सब जगह पाया जाता है, लेकिन भाई राइबोसोम है, प्रोटीन संश्लेषण केंद्र है वो। इसमें आता है आपको कि उपस्थिति केंद्रक की उपस्थिति कि कहाँ पर यह पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस। लगभग सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है। तो देखिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, इसमें देखो सभी, इसमें आएगा आपको सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक, सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है ऐसे। तो भाई यूकेरियोटिक शब्द आया है। हम कैसी कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर किस कोशिका से बना है, यूकेरियोटिक। एक होती केंद्रक के विकास एवं उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। तो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखने बात। आगे देखो, अनुपस्थिति, अपवाद हर जगह होते हैं। अनुपस्थिति मतलब अपवाद। मैंने आपको एक शब्द कहा था, यदि कोशिका में से केंद्रक को निकाल दिया जाए तो उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है। कौन सी कोशिका की? एक कोशिकीय जीव की। यदि एक कोशिकीय जीव की कोशिका में से यदि केंद्रक को निकाल दिया जाए तो उस जीव की मृत्यु हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिएगा आप, तो अपवाद। अब आप कहोगे गुरुजी इनकी मृत्यु क्यों नहीं होती ना, विकास के दौरान होता है भाई ये अपवाद हर जगह होते हैं। काबुल में गधे नहीं होते हैं क्या? होते हैं साहब, अपवाद हर जगह होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि अनुपस्थिति कहाँ नहीं पाया जाता है, ये बताएंगे आपको। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी
कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जबकि क्या कहा गया कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आगे देखेंगे इसमें आप, पहला अपवाद, यूकेरियोटिक कोशिकाएं जंतु की भी होती है। मानव में देख लें स्तनधारी आरबीसी में नहीं पाया जाता है। जैसे देखेगा मानव सहित हमारी जो कोशिका है कौन सी, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स होती है ना, रक्त में पाई जाती हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि कौन सी कोशिकाएं हम, यूकेरियोटिक। आगे अपवाद, तो देखिएगा पहला, यही प्रश्न पूछ जाते हैं, अपवाद ही पूछते हैं परीक्षा में ध्यान रखना। तो देखो स्तनधारी कौन सी प्राणी है, मैमेलियन, स्तनधारी प्राणी। देखो स्तनधारियों की आरबीसी, स्तनधारियों की आरबीसी में नहीं पाया जाता, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, स्तनधारियों की आरबीसी में नहीं पाया जाता है। किंतु ध्यान देना, फिर इसमें एक चीज़ आ गई जो कि पीएमटी में बहुत बार पूछा गया था, प्री मेडिकल टेस्ट में। ऊँट देखा है, ऊँट, कैमल, राजस्थान का जहाज कहलाता भाई, फोर्ट ऑफ रेगिस्तान, डेजर्ट ऑफ रेगिस्तान, फोर्ट ऑफ नहीं, फोर्ट कला नहीं, डेजर्ट ऑफ रेगिस्तान। तो ध्यान दीजिएगा, ऊँट और एक लामा और होता है, लामा ऊँट जैसे प्राणी होता है, तो इनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, ध्यान रखना। तो प्रश्न आता है, जब स्तनधारी प्राणी है अपन सीधे क्या करेंगे, टिक करेंगे, नहीं पाया जाता है भाई। तो देखिएगा ऊँट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, किंतु ऊँट एवं लामा की आरबीसी मतलब क्या होता है, लाल कणिकाएं, समझ रहे हो ना, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। देख लीजिएगा, बाकी सभी स्तनधारी प्राणियों में की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दो ही अपवाद हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आगे देखिएगा दूसरा वाद मतलब अपवाद, इसमें आता है पुष्पीय पादप मतलब एंजियोस्पर्म की परिपक्व सीव ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं, सीव माने चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा पाद देखो, पादप, पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादपों मतलब एंजियोस्पर्म, सबसे विकसित पादप हैं ये, एंजियोस्पर्म, पुष्पीय पादपों की चालनी नलिकाओं, पुष्पीय पादपों की चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स बोलेंगे इसको, SCI, सीव ट्यूब्स, चालनी नलिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं या नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म सबसे विकसित पादप है। 10th में आपने पढ़ा होगा विट्टेकर की कल्पना, RS विट्टेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्या देना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आप देखेगा तो पादप जगत बहुत बड़ा होता है। इसमें सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो सबसे विकसित जो आपको दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी पर पादप कैसे हैं, एंजियोस्पर्म में पुष्प देने वाले पादप, सब में पुष्प आता है तो छोटा ही हो, मतलब सबसे विकसित पादप हैं कौन से, एंजियोस्पर्म या पुष्पीय पादप। इन्हें एक और बोलते हैं आवर्त बीजी पादप, इनके बीज फल भित्ति से ढके होते हैं। आवर्त बीजी पादप, पुष्पीय पादप, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, एंजियोस्पर्म पादप। तो एंजियोस्पर्म की चालनी नलिकाओं के केंद्रक में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब ये चालनी नलिकाएं कहाँ होती हैं भाई, आपने सुना होगा फ्लोएम ऊतक, ये कौन से ऊतक, संवहन ऊतक,
जाइलम एवं फ्लेम पादपों में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं जो भूमि से जल एवं खल, खल मीन्स खनिज लवण, भूमि से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करके पादप के उच्च भागों तक, पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ध्यान देना। और पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करती हैं और उस भोजन को फ्लोएम ऊतक पादप के विभिन्न भागों में या संग्राहक क्षेत्रों में पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखना, चालनी नलिकाएं पादपों के फ्लोएम ऊतक में पाई जाती हैं, तो उनमें इन चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे देखिएगा, अब आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक, प्रो माने फर्स्ट, कैरियो माने प्रथम उत्पन्न केंद्रक। तो कैसा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक? अविकसित, पूर्ण विकसित नहीं होता है। हमने आपको लिखाया था कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल केंद्रक कोशिका द्रव में बिखरा हुआ पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? नग्न केंद्रक पाया जाता है, जीनोपोर या न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ कहते हैं। तो आगे देखिएगा आप इसमें आता है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट और केंद्रक झिल्ली रहित नग्न डीएनए के रूप में पाया जाता है। तो देखिएगा, तीसरा था प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट और अस्पष्ट और केंद्रक झिल्ली रहित, अस्पष्ट और केंद्रक झिल्ली रहित नग्न डीएनए, नग्न डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, नग्न डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नग्न डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट और केंद्रक झिल्ली रहित नग्न डीएनए के रूप में पाया जाता है। कैसे होता है? नग्न डीएनए, जिसे क्या कहेंगे? जिसे केंद्रकाभ, जिसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या जीनोपोर, जीनोपोर कहते हैं। इतने नाम हो जानते हैं इसको। तो ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक पाया जाता है वो कोशिका द्रव में बिखरा हुआ पाया जाता है, ध्यान देना। और किस रूप पाया जाएगा? नग्न डीएनए के रूप में। मतलब डीएनए, डीएनए किसका बना होता है भाई? डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में किस रूप पाया जाता है? गुणसूत्र के रूप में। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और यही क्या करते हैं? आनुवांशिक वाहक का कार्य करते हैं। आनुवांशिक गुणों को एक पिंडी से दूसरी पिंडी में ले जाने का कार्य करते हैं। यही तो होती है आनुवांशिकता, कि माता पिता के आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट और केंद्रक झिल्ली रहित नग्न डीएनए के रूप में पाया जाता है केंद्रक, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। आप ध्यान देना, केंद्रक की संरचना के बारे में हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, अगली वीडियो में। धन्यवाद।